नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन आर्यस इंस्टीट्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम पाचन तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, पाचन तंत्र है तो पाचन का मतलब हो गया डाइजेशन होना, पचना। किसका पचना? भोजन के अवयवों का पचना, भोजन के अवयवों का पचना। और केवल अवयवों का पचना ही शामिल नहीं है, बल्कि पचने के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना भी इसमें शामिल होता है। तंत्र, जैसा कि हमने प्रारंभिक वीडियो में बात कर ही ली थी कि तंत्र किसे कहेंगे। तंत्र जो है वो अंगों के समूह को तंत्र कहा जाता है, जो समान कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो जो अंग पाचन की प्रक्रिया में भाग लेंगे उनको हम कहेंगे पाचन तंत्र। यहाँ पर हम सबसे पहले पाचन तंत्र के विभिन्न पार्ट्स के बारे में जानकारी कर लेते हैं, बाद में हम एक एक भाग के बारे में विशेष जानकारी देखेंगे। दोस्तों, पाचन तंत्र में भोजन के अवयवों का पाचन होता है और इस पाचन की प्रक्रिया में दो भाग प्रयुक्त होते हैं। एक तो आपका आहार नाल है, वो पाचन तंत्र में काम आता है, और दूसरा जो भाग है वो है इससे जुड़ी हुई पाचक ग्रंथियां, यानी संबद्ध पाचक ग्रंथियां। संबद्ध पाचक ग्रंथियां, संबद्ध पाचक ग्रंथियां को हम आगे जाकर के दो भागों में बांट सकते हैं। एक ग्रंथि हो जाएगी आंतरिक और एक बाह्य। यहाँ पर आंतरिक और बाह्य का मतलब क्या है? यहाँ पर आंतरिक और बाह्य से मतलब है, आंतरिक का मतलब है आहार नाल के अंदर की ग्रंथियां जो पाचन में काम आती हैं। बाह्य का मतलब है वे ग्रंथियां जो आहार नाल का भाग नहीं है लेकिन पाचन तंत्र की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बाह्य संबद्ध पाचक ग्रंथियां कहलाती हैं। इन्हें हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या बोल सकते हैं, जैसे यकृत है या अग्नाशय है। ये जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों को हम कह सकते हैं कि ये बाह्य पाचक ग्रंथियां हैं। संबद्ध पाचक ग्रंथियों में आंतरिक ग्रंथियों के अंदर जैसे जीभ के ऊपर मौजूद ग्रंथियां हैं वो आ जाएंगी, ब्रूनर्स ग्रंथियां हैं, या फिर आमाशय के अंदर और मौजूद जो ग्रंथियां हैं ये सभी इसमें शामिल की जाती हैं, जठर ग्रंथियां। अब हम देखते हैं आहार नाल। आहार नाल का प्रारंभिक सिरा जो है वो है मुख गुहा। मुख गुहा यानी माउथ कैविटी, सबसे पहला भाग जहां से भोजन के पाचन की शुरुआत होती है। सबसे पहले भोजन की पाचन की शुरुआत कहां से होती है? मुख गुहा से। मुख गुहा का मतलब ये जहां पर आप सबसे पहले भोजन का कोर अपने मुंह में डालते हो, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में भोजन जो है वो कहां जाता है? आहार नाल में जाता है। तो आहार नाल का भोजन नली में जाता है, भोजन नली में जाता है। तो भोजन नली जो है आहार नाल का दूसरा भाग हो गई। भोजन नली के बाद में भोजन कहाँ प्रवेश करता है? आमाशय में जाता है। आमाशय में लगभग 4 घंटे रहता है ये भोजन, स्टमक बोल सकते हैं इसको। आमाशय के पश्चात भोजन जो है वो प्रवेश कर जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में भोजन के पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है, पूरी हो जाती है। इसके बाद में भोजन जो है वो कहाँ प्रवेश करता है? बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जल और लवण का अवशोषण होता है। बाकी शेष पदार्थों का अवशोषण पहले ही हो चुका होता है छोटी आंत में। इसके बाद में बड़ी आंत का जो है लास्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं कोलोन। अग्र भाग जो होता है उसको तो कहते हैं कोलोन, और लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेक्टम। अंतिम भाग जो होता है उसको बोलते हैं रेक्टम या मलाशय। अब जो मलाशय है या रेक्टम है, इसके माध्यम से भोजन अपशिष्ट रूप में, जो मल के रूप में तब्दील हो चुका है, बदल चुका है, उस मल को उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो भोजन के पाचन तंत्र में जो मुख्य भाग है वो है, एक तो आपका आहार नाल और दूसरा है संबद्ध पाचक ग्रंथियां। संबद्ध पाचक ग्रंथियों के अंदर आपकी आंतरिक ग्रंथि और बाहरी ग्रंथि। आंतरिक ग्रंथि जो आहार नाल में इनमें से किसी एक इकाई का भाग होंगी, उनको हम कहेंगे आंतरिक संबद्ध पाचक ग्रंथियां। और कुछ ग्रंथियां जो इनका भाग नहीं है, इनसे बाहर मौजूद है, यानी आहार नाल का भाग मौजूद नहीं है, आहार नाल से अलग मौजूद हैं, उन सबको कहेंगे बाह्य पाचक ग्रंथियां। आहार नाल की कुल लंबाई जो है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है।
आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर लंबी। भोजन के पाचन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? मुख गुहा में। भोजन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण कहाँ पर होती है? छोटी आंत में। भोजन जो आहार नाल है, आहार नाल का सबसे बड़ा सिरा कौन सा है? छोटी आंत। लगभग कितनी होती है? 7 मीटर लंबी होती है। आहार नाल का सबसे बड़ा सिरा कौन सा है? छोटी आंत। नाम छोटी है लेकिन बहुत लंबी है, 7 मीटर लंबी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ विशेष चर्चा करते हैं 1 बाय 1 सबकी। इनको हम देखते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले हम बात करेंगे आहार नाल की। आहार नाल की कुल लंबाई हमने देख ली, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। और आहार नाल में जो भोजन गति करता है उस गति को बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति या पेरियोस्टेलिस क्रमानुकुंचन पेरियोस्टेलिसिस जो गति होती है उस गति को बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। इस गति के माध्यम से भोजन आहार नाल में आगे बढ़ता है। अब हम शुरुआत करते हैं पाचन तंत्र में। आहार नाल का पहला भाग है वो है माउथ कैविटी, मुख गुहा। माउथ कैविटी या मुख गुहा। अब यहाँ हम मुख गुहा की बात करें, माउथ की बात करें, मुंह की बात करें तो हमें दो संरचनाएं देखने को मिलती है। एक तो देखने को मिलते हैं हमारे दांत और दूसरा हमें मिलता है देखने को जीभ या जिह्वा। दांतों की बात करें, दांत जो है मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृतनक, रदनक, चयवर्णक और अग्रचयवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिनमें कृतनक दांत जो है मनुष्य में सर्वप्रथम आते हैं। कृतनक सामने के दांत होते हैं जिनका काम काटना होता है। काटने के काम में आने वाले दांत जो होते हैं वो कृतनक होते हैं। और शिशु जो होता है 6 महीने की अवस्था में सर्वप्रथम दांत आते हैं, वो सामने वाले दांत आते हैं। ये सामने के दांत कृतनक दांत कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के दांत हैं। इन दांतों का कार्य भोजन के संदर्भ में बात करें तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना है। दांतों का कार्य क्या है? भोजन को पीसना। दांत किससे मिलकर के बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बने होते हैं। दांतों के ऊपर एक वल्क, एक आवरण पाया जाता है जिसका नाम क्या है? इनेमल। यह इनेमल जो है वो शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? इनेमल। सबसे हार्डेस्ट भाग है इनेमल। इसको केवल और केवल कौन नुकसान पहुंचा सकते हैं? अम्ल। इसको नुकसान कौन पहुंचाते हैं? अम्ल। और वो भी उनका पीएच मान यदि 5.5 से कम है तो इनेमल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है। यही कारण है कि आप जब नींबू को सीधा अगर मुंह में लोगे तो दांतों में झंझनाहट लग जाती है। इसका कारण है दांत में जो नींबू का पीएच मान लगभग 2.5 के आसपास होता है, ये दांतों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। दूसरी संरचना है जिह्वा। ये जिह्वा जो है वो कंठ के अंदर एक हड्डी होती है जिसका नाम है कंठिका हड्डी या हयोइड अस्थि। हयोइड अस्थि जो शरीर की एकमात्र स्वतंत्र हड्डी है से जुड़ी हुई होती है। जिह्वा के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ये स्वाद कलिकाएं विभिन्न प्रकार के टेस्टों को, विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव कराने में काम आती हैं। जो जिह्वा होती है, इन जिह्वा से रिलेटेड जिह्वा के ऊपर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उनको बोलते हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो कानों के यहाँ आसपास में इस जगह पे, जिनको हम कान पल्लव या पैरोटिड ग्रंथियां कहते हैं। एक ग्रंथि होती है जीभ के नीचे जिसे अधोजंब ग्रंथि कहते हैं, अधोजिह्वा ग्रंथि कहते हैं। और एक साइड में होती हैं जिन्हें अधोजंब ग्रंथि कहते हैं। कुल मिलाकर के लार ग्रंथियां हमारे पास में हैं 3 प्रकार की। इन 3 प्रकार की लार ग्रंथियों से उत्सर्जन होता है किसका? लार का। इस लार में एक तो म्यूकस मिला हुआ होता है, एक तो म्यूकस मिला हुआ होता है। और लार में विशेष प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। इन एंजाइमों में पहला एंजाइम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम।
इस लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या है? भोजन में मौजूद कीटाणुओं का भक्षण करना। आप जो खाना खाते हो वो बिल्कुल कंप्लीटली शुद्ध हो, कोई जरूरी नहीं। आपको जो खाना सर्व कर रहा है उसके हाथों पे भी कीटाणु हो सकते हैं, सर्व करने के दौरान वो भोजन पे आ जाते हैं। इन सब कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम। दूसरा एंजाइम इसमें पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम को ही बोलते हैं हम एमाइलेज एंजाइम। तो यहाँ पर दो तरह के एंजाइम हैं, टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के बारे में आपने देख लिया कि ये कीटाणुओं का भक्षण करने के काम आता है, जबकि टाइलिन एंजाइम जो है ये भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी भोजन में मौजूद जो स्टार्च होती है उसको ये पाचन कर देता है। यही कारण है धीरे धीरे जब हम भोजन को चबाते हैं तो हमें भोजन स्वादिष्ट और मीठा महसूस होता है या मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। भोजन की जो पाचन के अवयव हैं या भोजन के अवयव जो हैं उनमें सबसे पहले किस भोजन के अवयव का पाचन शुरू होता है? का आंसर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन के अवयवों में सबसे पहले पाचन होने वाला अवयव है। भोजन के पाचन की शुरुआत आपके मुख गुहा से होती है। मुख गुहा का पीएच मान जो है लगभग 6.5 के आसपास होता है। मुख गुहा में जो मौजूद जो लार है, इस लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 के आसपास होता है, यानी हल्का अम्लीय होता है। यानी लार मिलने के बाद में भोजन जो है हल्का अम्लीय हो जाता है। लार का मुख्य कार्य इन दोनों एंजाइमों की सहायता से कीटाणुओं का भक्षण करना और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना होने के साथ साथ लार भोजन को लसलसा बना देती है। लार भोजन को कैसा बना देती है? लसलसा। इसका फायदा क्या मिलता है? अब लसलसा बना देने के कारण भोजन नली में चिपकता नहीं है, बल्कि स्मूथली आराम से फिसलता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं भोजन जो है जीभ की सहायता से कंठ द्वार की ओर धकेल दिया जाता है। कंठ द्वार की तरफ धकेल दिए जाने पर वहां पर भोजन को दो नलिकाएं देखने को मिलती हैं। एक नलिका का नाम है श्वास नली और एक नलिका का नाम है भोजन नली। श्वास नली और भोजन नली, दो नली यहाँ पर हैं। अब भोजन कोई आदमी तो है नहीं कि उसको पता चल जाए कि हाँ भाई भोजन को भोजन नली में जाना है, श्वास नली में नहीं जाना, ये हमारा गलत ट्रैक है। ठीक है, ये तो हमें पता नहीं चलता। अब भोजन को पता नहीं चलता तो ऐसे में क्या होता है जिससे भोजन केवल भोजन नली में जाता है, श्वास नली में नहीं जाता। दोस्तों, आज आप अपने मुंह को खोलना और शीशे में देखना, आप देखोगे कंठ द्वार पर ऊपर से नीचे की ओर एक ऐसी पट्टी सी लटकती हुई दिखाई देगी। इस पट्टी को कहा जाता है एपिग्लोटिस। इस पट्टी का क्या नाम है? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस पट्टी क्या काम आती है? ये एपिग्लोटिस पट्टी जब भी हम भोजन निगलते हैं उस निगलने के दौरान इस श्वास नली को कवर कर लेती है, ढक लेती है। अब ये इसमें जाकर के इसको ढक लेती है तो भोजन के लिए रास्ता कौन सा मिला? भोजन नली। अब भोजन जो है वो भोजन नली में चला जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, जब आप भोजन निगलोगे उसी समय ये इसको ढकती है। जैसे ही भोजन निकलना बंद कर दिया, ये वापस अपने पूर्व वाली सिचुएशन में आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भोजन निगलने के दौरान लगातार 10-15 मिनट जितनी देर आप भोजन कर रहे हो उतनी देर तक ढक के रखती है। केवल निगलने के दौरान कुछ सेकंड के लिए ये उसको ढकती है। जैसे ही भोजन नली में प्रवेश कर जाता है, ये अपनी जगह पुनः वापस आ जाती है। अब भोजन प्रवेश कर गया दूसरे भाग आहार नाल, जिसको हम बोलते हैं भोजन नली। भोजन नली जो है वो कंठ द्वार से शुरू होकर के आमाशय तक होती है और इसकी लंबाई लगभग मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर होती है। कुछ में ये 18 सेंटीमीटर तक भी होती है। तो यूं कह सकते हैं इसकी लंबाई लगभग 18 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है एक वयस्क पुरुष में। इससे छोटे होने पर ये 14 से 18 सेंटीमीटर तक की भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि भोजन नली जो है वो 18 से 25 सेंटीमीटर लंबी है और भोजन नली में क्रमानुकुंचन विधि द्वारा आगे बढ़ता हुआ प्रवेश कर जाता है। कहां पर?
आमाशय में। आमाशय जे सेप जैसा होता है। आमाशय में प्रवेश करने के पश्चात अब यह भोजन लगभग 4 घंटे तक रहेगा और इस 4 घंटे के दौरान क्या क्या परिवर्तन आता है उसको हम देखते हैं। भोजन जो है वो प्रवेश कर गया कहाँ पर? आमाशय में। अब आमाशय जो है, इस आमाशय के 3 भाग होते हैं, आगे का भाग, बीच का भाग और लास्ट का भाग। आगे का भाग कहलाता है कार्डियक, बीच का भाग होता है फंडिक और लास्ट का भाग होता है पाइलोरिक। ये 3 भाग हैं। इन तीनों भागों के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन जठर ग्रंथियों के ऊपर एक लेयर वगैरह भी पाई जाती है, परत भी पाई जाती है, जिसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां हमें देखने को मिलती हैं। एक ग्रंथि है अम्लजन ग्रंथि, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करती है, उत्सर्जन करती है। दूसरी जो है वो जाइमोजिन ग्रंथि है और तीसरी ग्रंथि जो है वो है आपकी म्यूकस या श्लेष्म ग्रंथि, म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्म ग्रंथि। दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो एक तेजाब होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? तेजाब होता है और ये तेजाब जो है वो पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। अतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से म्यूकस की लेयर जो है वो सुरक्षा करती है। जो अम्लजन कोशिका में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो तेजाब होता है, उससे प्रोटेक्ट करने वाली लेयर जो होती है वो म्यूकस होती है। म्यूकस का कार्य क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पेट की, आमाशय की दीवारों की सुरक्षा करना। और अम्लजन कोशिका का कार्य क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्सर्जन करना। जाइमोजिन कोशिकाएं जो हैं वो विशेष कार्य करती हैं, पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम का स्रावण होता है यहाँ से। पेप्सिन एंजाइम जो है ये क्या करता है? ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। पेप्सिन का कार्य प्रोटीन का पाचन करना है या प्रोटीन के पाचन में मदद करना है और रेनिन क्या करता है? कैल्शियम का पाचन करता है। एक्चुअल में ये माँ के दूध में मौजूद कैल्शियम को सिंपल कैल्शियम में बदलने की कोशिश करता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। वहीं जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलने का कार्य करता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत से विशेष कार्य करता है, जिनमें पहला कार्य पेप्सिन एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाना है, यानी ये पेरिसिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है और इसकी सहायता से ये प्रोटीन जो है वो उसको पेप्टॉन्स में, प्रोटीन जटिल प्रोटीन होती है और पेप्टॉन्स सरल प्रोटीन होती हैं, तो ये सरल प्रोटीन में तोड़ने का कार्य करता है। तो हमारा यहाँ से दूसरा प्रश्न भी बन सकता है कि भोजन का दूसरा अवयव कौन सा है जिसका पाचन शुरू होता है? वो है आपका प्रोटीन। पहला अवयव कार्बोहाइड्रेट, जहां पे उसका पाचन शुरू हुआ कहां पे? जी और लार ग्रंथियों के माध्यम से निकलने वाले टाइलिन एंजाइम द्वारा। ठीक है, तो मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना शुरू हो जाता है, उसके बाद में प्रोटीन का पाचन होना शुरू हो जाता है। रेनिन मां के दूध में मौजूद कैल्शियम को सोडियम कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलने का कार्य करती है। इसके अलावा एक एंजाइम और होता है जिसका नाम है गैस्ट्रोलाइपेज। गैस्ट्रोलाइपेज एंजाइम, ये गैस्ट्रोलाइपेज एंजाइम जो है ये वसा के पायसीकरण में मदद करता है। वसा का पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन करने में मदद करता है। देखिए, वसा का पायसीकरण का प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपका आंसर जो होगा वो होगा पित्तरस। वसा का पायसीकरण कौन करता है? तो होगा आंसर पित्तरस। लेकिन अगर एंजाइम के बारे में पूछ ले तो आप आंसर देंगे गैस्ट्रोलाइपेज। तो वसा का पायसीकरण करने वाला रस जो है वो पित्तरस है और वसा का पायसीकरण करने वाला जो एंजाइम है वो है आपका गैस्ट्रोलाइपेज। ये जो आमाशय जो है वो अंग्रेजी के अक्षर जे सेप का होता है और यहाँ से भोजन लगभग 4 घंटे रहने के पश्चात पेप्सिन और रेनिन के साथ में यानी जठर रस के साथ में क्रिया करते हुए, एक्शन करते हुए
धमा चौकड़ी मचाते हुए पाचन की क्रिया करता है। और जठर रस जो है जिसमें पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, जल होता है, इस तरह से कुल एक मिक्सर पाया जाता है। इस मिक्सर का जो पीएच मान होता है 2 से लेकर के 2.5 के आसपास होता है इसका पीएच मान। ठीक है, तो ये जो पीएच मान है ये क्या करता है, इसका पाचन शुरू कर देता है। इसमें प्रोटीन का और कैल्शियम का पाचन होता है, प्रोटीन का और कैल्शियम का पाचन होने के साथ साथ वसा का पायसीकरण होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वसा का पायसीकरण पूरी तरह नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है आमाशय में। अब भोजन धीरे धीरे गति करता हुआ पहुंच जाता है आमाशय के अंतिम भाग पाइलोरिक भाग, और पाइलोरिक भाग के पास में एक छिद्र होता है जिसको नाम दिया जाता है पाइलोरिक छिद्र। इस पाइलोरिक छिद्र के द्वारा भोजन अब प्रवेश कर जाएगा कहां, छोटी आंत में। तो आमाशय का वह सिरा जहां से भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है क्या कहलाता है, पाइलोरिक छिद्र। अब भोजन जो है वो आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश कर गया है। अब यहाँ पर प्रवेश करते ही छोटी आंत जिसकी लंबाई सामान्यतः पर 7 मीटर लंबी होती है के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और अंतिम भाग। आगे का भाग जो है उसे पक्वाशय कहा जाता है या फिर ग्रहणी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रहणी और गृहिणी, ये गृहिणी हो गया जो घर पे महिलाएं काम करती हैं उनको गृहिणी कहा जाता है, और यहाँ पे ये गृहिणी है। तो पक्वाशय जो है या अग्रहिणी भाग जो है वो आगे का भाग होता है। इसके बाद में इसको ड्यूडेनम भी कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा भाग जो है वो जेजुनम हो जाएगा, और अंतिम भाग जो है वो इलियम होता है। इस तरह से कुल मिलाकर के हम छोटी आंत को 3 भागों में बांटते हैं, गृहिणी, जेजुनम और इलियम। जो गृहिणी भाग है ये भाग लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इलियम भाग जो है वो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। शेष भाग जो है वो जेजुनम होता है। अब जो पक्वाशय है, इस पक्वाशय में भोजन प्रवेश कर जाता है कहां से, पाइलोरिक छिद्र के माध्यम से आ गया। अब पक्वाशय में आया हुआ भोजन जो है जिसको हम काइम कहते हैं, आमाशय में पचे हुए भोजन को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। यह काइम जो है वो भोजन पक्वाशय में आया। अब इस काइम के अंदर यानी आमाशय में पचे हुए भोजन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तेजाब का कार्य करता है, जिसको प्रोटेक्ट करने वाली आमाशय की लेयर तो म्यूकस कहलाती है। लेकिन पक्वाशय में ऐसा क्या होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे छोटी आंत की दीवारों की रक्षा करता है, ठीक है, तो वो है ब्रूनर्स ग्रंथियां। यहाँ पर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ब्रूनर्स ग्रंथियां। ये ब्रूनर्स ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा करती हैं, ठीक है। इसके बाद में ब्रूनर्स, जैसे ये भोजन आगे बढ़ता है पक्वाशय में ही, तो दाईं ओर मौजूद यकृत के द्वारा एक रस निकलता है जिसको बोलते हैं पित्त रस। यकृत के द्वारा एक रस निकलता है जिसको बोलते हैं पित्त रस। यह पित्त रस एक फुटबॉल जैसी साइज और फुटबॉल जैसे आकार वाली एक थैली होती है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर या फिर पित्त की थैली, इसमें इकट्ठा होता रहता है। और जैसे ही भोजन आता है तो ये गॉल ब्लैडर से ये रस जो है वो पक्वाशय में भोजन में आकर के मिल जाता है। यह पित्त रस जो है इसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। ये अम्लीय प्रकृति वाले काइम से मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के असर को खत्म कर देता है, यानी अब आगे हमें इन ग्रंथियों की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। अब पित्त रस जो है, ये पित्त रस पहला काम तो इसने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के असर को खत्म करना कर दिया। दूसरा काम इसका होता है ये भोजन को क्षारीय बना देता है। इसके अलावा ये भोजन में मौजूद वसा के पायसीकरण में मदद करता है। तो वसा का पायसीकरण कौन करता है, पित्त रस। कहां से निकलता है, यकृत से। इकट्ठा कहां होता है,
पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर में। और मिलता कहाँ पर है या इसका कार्यस्थल कौन सा है, तो इसका कार्यस्थल है आपका पक्वाशय, छोटी आंत का अग्रशिरा। यहाँ पर आकर के वसा का ये पाचन कर देता है। अब वसा के पाचन के पश्चात या वसा के पायसीकरण के पश्चात भोजन थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने पर बाईं ओर से एक ग्रंथि आकर के मिलती है जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज। अग्नाशय ग्रंथि के दो भाग हैं, एक भाग को लैंगरहैंस दीपिका बोलते हैं जो अंतःस्रावी तंत्र का कार्य करती है, और दूसरा भाग जो है वो बहिस्रावी तंत्र का कार्य करता है। इस बहिस्रावी तंत्र से एक विशेष प्रकार का रस जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं आकर के मिलता है। इस रस में 3 एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम होता है लाइपेज, एक होता है एमाइलेज, और एक एंजाइम जो होता है वो है ट्रिप्सिन। कुल मिलाकर के 3 एंजाइम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 3 एंजाइमों में ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन का पाचन करना है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, वसा को ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है। ये कार्य कहाँ हुआ, पक्वाशय में अग्रभाग में संपन्न हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वसा के साथ विलय प्रोटीन, वसा में विलय जो विटामिन होते हैं जिनको हम कीड़ा विटामिन के नाम से जानते हैं। कीड़ा विटामिन जो है यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, कीड़ा विटामिन जो है वो वसा में विलय हो जाते हैं। इन वसा में विलय विटामिनों को जो है कौन डाइजेस्ट करेगा, पक्वाशय कर लेता है, यानी कीड़ा विटामिनों का पाचन हो जाता है। अब बचे खुचे विटामिन बी और सी ये जल के साथ ये पाचित होंगे। तो कुल मिलाकर के विटामिन ए, डी, ई, के, वसा और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन कहाँ पर हो गया, पक्वाशय में हो चुका है। ठीक है, इसके बाद भोजन जो है वो आगे बढ़ता है जेजुनम में, और जेजुनम से थोड़ा आगे बढ़ेगा तो इलियम में जाएगा। जेजुनम और इलियम के बीच वाले भाग में यहाँ पर जेजुन इस हिस्से में आंत्र रसांकुर पाई जाती हैं, अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, आंत्र रसांकुर विलीज। ये आंत्र रसांकुर क्या करती हैं, भोजन की अवशोषण सतह को बढ़ा देती हैं फैल करके, और फैलने के पश्चात भोजन की अवशोषण सतह बढ़ जाती है तो ये उसका जो पचित भोजन है उसको अवशोषित कर लेती हैं, और अवशोषित करने के बाद में पचित भोजन यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन इन सब को भोजन के प्लाज्मा भाग को दे देती हैं, रक्त के प्लाज्मा भाग को दे देती हैं, और प्लाज्मा इस बचे हुए भोजन को कोशिकाओं तक पहुंचा देता है जहां पर ऑक्सीजन आ जाती है और ऑक्सीजन मिलकर के ऊर्जा का निर्माण करती है। अब भोजन जो है वो आगे बढ़ करके पहुंच जाता है कहां पर, इलियम भाग में। अब इलियम भाग में भोजन में जो है शेष विटामिन वगैरह जो है उनका पाचन होता है, विटामिन का पाचन होता है। अब इलियम में प्रवेश करने के पश्चात भोजन जो है इलियम से बड़ी आंत में प्रवेश करता है। अब भोजन जो है वो इलियम से होता हुआ प्रवेश कर जाता है बड़ी आंत में। जो इलियम जो है वो छोटी आंत का अंतिम भाग है, बड़ी आंत, और बड़ी आंत का आगे का भाग जो है उसको कहा जाता है कोलोन। इलियम और कोलोन के बीच में एक नलिका पाई जाती है, और इस नलिका को कहा जाता है सीकम। इलियम और कोलोन के बीच में एक नलिका पाई जाती है जिसे सीकम कहा जाता है, और इस सीकम वाले हिस्से में एक वाल्व पाया जाता है, एक वलनी दरवाजा पाया जाता है जो एक साइड में खुलता है। यूं समझिए जैसे ये आपका एक वलनी दरवाजा है जो नीचे की तरफ खुलता है, ऊपर की तरफ नहीं खुलता। जब यहाँ पर मल आ जाता है या अपचित भोजन आ जाता है तो दबाव पड़ने पर ये खुल जाता है। खुलने पर ये भोजन जो है वो सीकम से खुलता हुआ, इलियोसिकल वाल्व से खुलता हुआ प्रवेश कर जाता है कोलोन में। अब अगर आप उल्टे भी होगे तो ये भोजन यहाँ आने के बाद में बड़ी आंत से वापस छोटी आंत में नहीं जा पाएगा, यानी इस इलियोसिकल वाल्व, इस वाल्व का नाम है इलियोसिकल वाल्व। इस इलियोसिकल वाल्व का कार्य क्या है, बड़ी आंत में प्रवेश किए गए भोजन को वापस
छोटी आंत में आने से रोकना है। अब जो कोलोन है, इस कोलोन के अग्र सिरे पर, आगे के भाग पर एक अंगुली नुमा एक संरचना पाई जाती है जो एक तरफ से बंद होती है। ये मनुष्य में अवशेषी अंग का कार्य करती है या अवशेषी अंग होती है। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। नाम आपने सुना होगा, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स जो है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जानवरों के अंदर छिलकों का पाचन करना है, और छिलकों के ऊपर जो पाया जाता है उसे बोलते हैं सेलुलोज। तो सीधी सीधी सी बात, सेलुलोज का पाचन कौन करता है? अपेंडिक्स करती है। लेकिन मनुष्य में जब भोजन कई बार इसमें फंस जाता है तो यहाँ पर ये फंस जाएगा और इसमें बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न हो जाता है, और बैक्टीरिया उत्पन्न होने के पश्चात यहाँ ये सड़ांध उत्पन्न करता है, और इस सड़ांध के कारण इस अपेंडिक्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे अपेंडिक्स का दर्द कहा जाता है। डॉक्टर क्या करता है? इस अंगुलीनुमा उभार को यहाँ से कट कर देता है और चीरा लगा करके ऑपरेट कर देता है, इसको बाहर निकाल देता है। जैसा कि आपने पढ़ा कि ये अवशेषी अंग है, यानी ये हमारे पूर्वजों में तो कार्य आता है, काम आता है सेलुलोज के पाचन में, लेकिन मनुष्य के अंदर ये किसी काम का नहीं है। अतः इसको बाहर निकाल भी दिया जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। अब भोजन जो है वो कहां पर प्रवेश किया? कोलोन में प्रवेश किया। कोलोन की कुल लंबाई जो है लगभग 1.20 मीटर होती है। शेष 0.30 मीटर जो है वो लास्ट भाग होता है जो रेक्टम कहलाता है। कोलोन के अंदर, कोलोन भी है वो 4 प्रकार का होता है, अवरोही, आरोही, ठीक है, सिग्मा आकार का, इस तरह के ये 4 प्रकार का कोलोन होता है। इस कोलोन के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है? ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो अवशिष्ट भोजन को मल में बदलने का काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया जो मानव हितैषी होता है, बैक्टीरिया सदैव मानव को रोगग्रस्त करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो मानव के लिए लाभदायक होते हैं, मानव हितैषी होते हैं। उन्हीं बैक्टीरियाज में एक बैक्टीरिया है ई कोलाई बैक्टीरिया। ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो मनुष्य की बड़ी आंत के कोलोन भाग में पाया जाता है। इसका कार्य अवशिष्ट भोजन को मल में बदलना है, यानी पोटी में बदलने का कार्य कौन करता है? ये ई कोलाई बैक्टीरिया करता है। अब देखिए, जो बचा हुआ शेष भाग जो है 0.30 मीटर जो है, ये भाग कहलाता है रेक्टम, और इस रेक्टम का अंतिम सिरा जो 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, इस 3 सेंटीमीटर लंबे सिरे को कहा जाता है अनस या गुदा, जिसके माध्यम से ये जो मल जो है इसको बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी आंत का कार्य क्या है? बड़ी आंत का कार्य है जल तथा लवण का पाचन करना, लवणों का पाचन करना। ठीक है। जल और लवणों के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों के पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? छोटी आंत में। बड़ी आंत में आने के बाद में जल और लवण का पाचन हो जाता है। शेष बचा हुआ जो मल है, ये मल कहाँ चला जाता है? रेक्टम में, यानी रेक्टम का मतलब है मलाशय, जहां पर मल इकट्ठा होता रहता है। और जब ये पूरी तरह भर जाता है तो उसके बाद में गुदा के माध्यम से उस मल को बाहर निकाल दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा आहार नाल का प्रारंभिक भाग मुख गुहा थी, और आहार नाल का अंतिम भाग जो है, अंतिम सिरा है, वो क्या है? गुदा या अनस कहलाता है। अब हम देखते हैं संबद्ध पाचक ग्रंथियां। संबद्ध पाचक ग्रंथियां जो हैं उनमें कुछ ग्रंथियां हमने आहार नाल में पढ़ ली, जैसे कि हमने ब्रूनर्स ग्रंथि के बारे में जाना, जैसे कि हमने जाइमोजिन, म्यूकस, अम्लजन ग्रंथियों के बारे में जाना, लाल ग्रंथियों के बारे में जाना। ये भोजन के आहार नाल का हिस्सा थी, इसलिए ये संबद्ध आंतरिक पाचक ग्रंथियां हो गई। लेकिन इसके साथ साथ हमने 2 ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा यकृत के बारे में, और एक हमने पढ़ा अग्नाशय के बारे में। दोनों ग्रंथियां जो हैं वो संबद्ध पाचक ग्रंथियां तो है, लेकिन अग्नाशय और यकृत आहार नाल का भाग नहीं है, बल्कि ये आहार नाल के बाहरी सिरे हैं, इसलिए इन्हें बाह्य पाचक ग्रंथियां भी कहते हैं। यकृत की बात करें, यकृत जो है शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका कार्य एक तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का है, दूसरा काम है इसका वो है
ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में बदल देता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ये पार्टिसिपेट करता है। तीसरा इसका कार्य जो है वो पित्त रस का निर्माण करना है। पित्त रस का निर्माण करते समय क्या होता है, यहाँ यकृत के पास में रक्त आता है और यकृत जो है वो रक्त में मौजूद बिलीरुबिन कणिकाओं को ले लेता है। बिलीरुबिन कणिकाओं को ले लेता है। ये बिलीरुबिन कणिकाएं कलर में पीली होती हैं और इनको ये लेकर के बना एक रस का निर्माण कर देता है जिसका नाम है पित्त रस। इसके अलावा एक वर्णक और होता है जिसका नाम है विलीवर्डिन कणिकाएं। विलीवर्डिन कणिकाओं के कारण हमारे मल का रंग पीला होता है और बिलीरुबिन कणिकाओं के कारण जो पित्त रस का निर्माण होता है और ये पित्त रस जो है वो भोजन के पाचन में मदद करता है। यदि यकृत रक्त से बिलीरुबिन कणिकाओं को नहीं ले तो ये बिलीरुबिन कणिकाएं रक्त में वापस चली जाएंगी, पूरे शरीर में फैल जाएंगी और पूरे शरीर में फैल जाने पर शरीर का रंग जो है वो पीला हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शरीर जब पीला हो जाता है तो उसे कहा जाता है पीलिया। यानी जाहिर सी बात है कि यकृत जब कार्य करना बंद कर देता है, पित्त रस का निर्माण करना बंद कर देता है, ऐसी स्थिति में संपूर्ण शरीर पीला पड़ जाता है जिसे हम पीलिया कहते हैं। ठीक है, अब पित्त रस जो है ये बनने के बाद में यकृत के जस्ट पास में एक नाशपत्ती के आकार की एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर अंग्रेजी में, और हिंदी में या साधारण सी लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं पित्त की थैली। उस पित्त की थैली में ये पित्त रस इकट्ठा होता रहता है। इस पित्त रस का पीएच मान जो है वो 7.4 होता है। ये पित्त रस बाद में पक्वाशय जो छोटी आंत का अग्र शिरा है वहां पहुंच करके भोजन के पाचन में मदद करता है। दूसरी ग्रंथि जो है संबद्ध पाचन ग्रंथि जिसमें अग्नाशय ग्रंथि है। ये अग्नाशय ग्रंथि दो भागों में बटी हुई है। पहला भाग है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा है बहिःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों से सदैव हार्मोन निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से सदैव क्या निकलते हैं, हार्मोन, और बहिःस्रावी ग्रंथियों से सदैव क्या निकलते हैं, एंजाइम। और इन बहिःस्रावी ग्रंथियों से एक रस निकलता है। इस रस में 3 तरह के एंजाइम होते हैं जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो अग्नाशय ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि दोनों भाग इसमें मौजूद है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। ठीक है, दोनों प्रकार के कार्य करते हैं और ये पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा पाचन के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, आहार नाल के बारे में और यकृत और अग्नाशय के बारे में सामान्य जानकारी हमने यहाँ प्राप्त की। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर हमारे डाले जाने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।